हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 रिएक्शन, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम अलग अलग न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। तो जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। RX एक एल्किल हैलाइड लिया हमने, उसके ऊपर किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इस RX के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल इस R के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जो हेलोजन है वो हैलाइड की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन के अंदर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस हेलोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो पोलर होता है। क्योंकि यहाँ पर जो X हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, इस वजह से ये जो स्टेप है वो स्लो होता है और यही स्टेप इस पूरी रिएक्शन का RDS होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बनता है, एक कार्बोकेटायन बन जाता है और जो हेलोजन है वो एक हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप यानी सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसके ऊपर अब कौन अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और यहाँ पर RNU का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाला जो स्टेप होता है वो स्लाइटली फास्टर होता है एज कम्पेरेटिवली फर्स्ट स्टेप। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है आयन, पॉजिटिव आयन है और यहाँ पर नेगेटिव आयन है। तो इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन होती है वो स्लाइटली फास्टर हो जाती है। तो जब भी हमें SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करना होगा या फिर हम किसी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे होंगे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर 2 स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या जनरेट कर लेंगे, कार्बोकेटायन जनरेट कर लेंगे और सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसी कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा करके RNU प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो SN1 रिएक्शन के लिए यूजफुल है। पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, यानी कि जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे 2 स्टेप में ये रिएक्शन को हम कंप्लीट करा रहे थे। पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा रहे थे, दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा करके RNU प्रोडक्ट बना रहे थे। सेकंड बात करते हैं हम काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की, यानी यहाँ पर हम रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो क्या होता है कि यानी कि रेट कॉन्स्टेंट हो गया, उसके बाद क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पर जो हमने कंसंट्रेशन टर्म लिखी है वो सिर्फ यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड को ही लिखा है कंसंट्रेशन टर्म के रूप में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 ही है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होता है, उस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनका सम, उनकी पावर का सम। तो यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन टर्म है तो यहाँ पर इसका पावर कितनी है, 1 है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा ऑर्डर। और मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने तरीके के मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, एक ही तरीके का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी जो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रेट लॉ है उसके अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म के अंदर सिर्फ एल्काइल हैलाइड को लिखा है, इसलिए जो इस SN1 रिएक्शन की रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा और अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक की बात भी क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये तो हम यहाँ से देख ही सकते हैं कि ये जो हमने रेट लॉ लिखा है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का हमने मेंशन, मतलब यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल को मेंशन नहीं किया है रेट लॉ के अंदर। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं 4th पॉइंट के ऊपर।
कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। ये हम जानते हैं कि जब भी कहीं पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर हम किसके लिए चेक करते हैं, हमेशा रीअरेंजमेंट के लिए चेक करेंगे, ताकि हमें एक स्टेबल कार्बोकेटाइन वहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाए। नेक्स्ट 5th पॉइंट, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो SN1 रिएक्शन होती है उसको कौन फेवर करता है, किस तरह के का सॉल्वेंट फेवर करता है, पोलर प्रोटिक। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या होते हैं, H2O, ROH, यानी कि वो सारे सॉल्वेंट जिनके पास क्या हो, एक एक्टिव H प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक्टिव H किसको बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन जो है किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हो जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव H या एसिडिक H बोलते हैं, एक्टिव H या एसिडिक H बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम जानते हैं कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसके लिए हमने एग्जांपल लिख लिया यहाँ पर H2O, और यहाँ पर क्या होता है, 2 पोल जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि पोलर है तो यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ पर जो डायपोल है उसके अंदर पॉजिटिव पोल भी होगा और नेगेटिव पोल भी होगा, दोनों पोल होंगे। तो जब हम RX के लिखते हैं तो RX का जो बॉन्ड है वो पोलर होता है, R के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इस वजह से, और X के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम H2O मॉलिक्यूल में इसको डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है ऑक्सीजन के कंपेयर में। यहाँ पर देखो H2O हमने यहाँ पर लिख लिया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये जो हाइड्रोजन है वो तो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, X के साथ इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर। और R के साथ कौन इंटरेक्शन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि R के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। ये इंटरेक्शन करके क्या करेंगे, ये इसके साथ फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा, और ये R जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो ये बॉन्ड इजीली यहाँ से ब्रेक हो जाता है इनके इंटरेक्शन की वजह से। तो ये कंप्लीटली केटायन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है यहाँ पर, और ये एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करेंगे, केटायन का भी और एनायन दोनों का ही सॉल्यूशन शुरू कर देंगे, और यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर हमने जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज किया है उसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो क्या है। पहला पॉइंट ये है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है हेल्प्स इन आयनाइजिंग बॉन्ड, यानी जो R और X के बीच जो बॉन्ड है इसको आयनाइज करने में वो हमारी हेल्प करता है। वो किस तरह से हेल्प करता है, इनके साथ इंटरेक्शन करके। सेकंड हमने ये जो यूज है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का वो ये है, हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कार्बोकेटाइन यानी कि केटाइन और एनायन दोनों का सॉल्यूशन करता है। तो ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्म हुआ इसका भी सॉल्यूशन करेगा, और सॉल्यूशन करके इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और जो हेलोजन है जो हेलाडी और रूप में है इसका भी सॉल्यूशन करेगा और इसको भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट 6 के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम किसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एल्काइल हाइड्राइड ले लिया है R-C, यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर डैश पोजीशन में क्या है, R डबल डैश है, और वेज डायरेक्शन पर एक एल्काइल ग्रुप है, R है सिंपल। तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करें, ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर लेंगे। अब ये कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। इस वजह से ये जो तीनों बॉन्ड होंगे वो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, ये पीछे की तरफ है और ये वेज पोजीशन पर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर वेज आ जाएगा ना। ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में हो गए। ये यहाँ पर हो गया, ये इसके 120 डिग्री एंगल पर पीछे की तरफ है, और ये इसके 120 डिग्री एंगल पर सामने की तरफ है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल जो है ऊपर की तरफ से उसके ऊपर अगर अटैक करे, यहाँ पर अटैच हो जाए, या फिर जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर नीचे से अटैक करे और यहाँ नीचे अटैच हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसपे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऊपर की तरफ आकर के अटैच होगा, और एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है नीचे की तरफ जाकर के अटैच होगा। ये बात क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर ये जो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं इनको हम कुछ नाम देते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ आकर के अटैक करता है और वहाँ पर अटैच हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट,
और जब न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करके वहाँ नीचे अटैच हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब हम इनको रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, तो इनको अब आप एक पॉइंट से ध्यान रखना। रिटेंशन प्रोडक्ट हम उसको बोलेंगे जब जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली एक्स को रिप्लेस कर रहा हो। रिटेंशन का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो रिप्लेस। इन्वर्जन को आप किससे याद रखेंगे, इन्वर्स से याद रखना। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये एक दूसरे के एनांशियोमर होते हैं, यानी कि मिरर इमेज होते हैं। वो तो यहाँ पर ये जो मिरर इमेज होगी तो ये एक तो डी रूप में होगा, डी फॉर्म में होगा, और एक एल फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ पर हमें एक रेसेमिक मिक्सर भी मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा हुआ है। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो NU है वो अगर NU माइनस न्यूक्लियोफाइल जो है अगर ऑक्यूपाई अ पोजीशन अपोजिट टू डेट ऑफ लिविंग ग्रुप तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये हमने अभी डिस्कस किया ही है कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो वाली पोजीशन ले जो लिविंग ग्रुप के अपोजिट हो। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप ऊपर की तरफ अटैच है तो अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैच होता है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। और अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम पोजीशन ही एक्वायर करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो नोट के ऊपर चलते हैं। नोट हमने क्या लिखा है, थ्योरेटिकली रेसेमिक मिक्सर मस्ट बी फॉर्म्ड बट इन्वर्जन प्रोडक्ट डोमिनेट ओवर रिटेंशन प्रोडक्ट, पार्शियली रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल और के ऊपर की तरफ से अटैक करने के और नीचे से अटैक करने की जो चांस है वो 50-50% है। ऊपर से भी अटैक कर सकता है या नीचे से भी अटैक कर सकता है थ्योरेटिकली। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बनता है। अब इसे हम क्यों बोल रहे हैं, इसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर है हेलोजन, जो हेलोजन जो है वो ऊपर की तरफ अटैच्ड है। तो जब यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो ये कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब अभी जो ये हेलोजन है वो यहीं पर ही जो है रखा हुआ है, यहीं पर ही पड़ा हुआ है। तो ये जो अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा ऊपर से अगर अटैक करेगा तो ये दोनों के बीच रिपल्सन हो जाएगा। ये भी नेगेटिवली चार्जड है और जो न्यूक्लियोफाइल वो भी नेगेटिवली चार्जड होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक ना करके कहाँ से अटैक करता है, नीचे से अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी तरह का इसको रिपल्सन फील नहीं होता है। इस वजह से जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है एज कंपेरेटिवली रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर ये ऊपर से अटैक करेगा तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। आ रही बात समझने में। इस वजह से जो रेसेमिक मिक्सर बनता है वो कंप्लीट रेसेमिक मिक्सर नहीं होता है, वो क्या होता है, पार्शियली रेसेमिक मिक्सर होता है। तो जब भी इस तरह की हमारे पास पोजीशन बनती है जहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो, उसके पास से क्या हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तब हम उनको एक नाम देते हैं। वो नाम क्या होता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट आयन पेयर। ये बात क्लियर है। कॉन्टैक्ट आयन पेयर किसको बोलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के पास पास ही स्थित हो। बात क्लियर है यहाँ तक कि यहाँ पर हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है। वो क्या लिखा है कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मोर विल बी रेसिमाइजेशन, यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उस SN1 रिएक्शन के अंदर जो रेसेमिक मिक्सर होगा वो ज़्यादा बनेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि जब कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तब क्या होगा, ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा इजीली, तब ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक इजीली कर लेगा। ठीक है, नीचे से तो अटैक कर ही रहा है, तब तो क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। लेकिन जब ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ से जो चांस होंगे ऊपर से भी अटैक करने वो बढ़ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। यानी कि अगर कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल बनता है मतलब, तो वहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी SN1 रिएक्शन की वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर CH2 और X इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर हम लिया C कार्बन और हेलोजन, ये वाला बॉन्ड है तो ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी यहाँ पर ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। ये कार्बन हो गया और ये हेलोजन हो गया, इनके बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला कार्बोकेटायन यहाँ पर फॉर्म होगा। इस तरह कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ पर इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ने पर ये वाला कार्बोकेटायन फॉर्म होगा।
अब हमें क्या चेक करना है, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है कार्बोकेटाइन की। जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वो वहाँ पर जो है SN1 रिएक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेंजिलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा है। इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेरेटिवली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, वो मतलब कि डिलोकेलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर 3 पाई बॉन्ड का। यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये वेकेंट ऑर्बिटर हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर कंजुगेट सिस्टम बन रहा है, तो यहाँ पर ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो थोड़ी कम मात्रा में होगा इस कंपेरेटिवली यहाँ के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस तो परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबिलिटी ले लेगा। यहाँ पर किस तरह केस होगा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड के थ्रू जो है स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी SN1 रिएक्शन की तो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अब हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर थोड़ा कम हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर और भी कम हाइपर कंजुगेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जब हम इधर से इधर मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन के लिए वो इंक्रीज होगा। ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1, या जब हम इधर से मूव करेंगे तो वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन के लिए वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें लिविंग ग्रुप के लिए, तो इफ़ लिविंग ग्रुप इज डिफरेंट, तो क्या होगा, अलग अलग अगर लिविंग ग्रुप है तो वो लिविंग ग्रुप जो सबसे इजीली निकल जाएगा वो क्या होगा, सबसे वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं आई की जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं इनके कंपेयर में। ठीक है, तो बड़ा बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ये जो बॉन्ड है वो छोटा बॉन्ड है, यानी साइज में कम है, छोटी साइज है यहाँ पर, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा टफ होगा। इस वजह से इस बॉन्ड के लिए, यानी ये जो एल्किल हाइड्राइड हमने यहाँ पे लिया है, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी SN1 रिएक्शन की वो सबसे कम हो जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 पॉइंट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है कि ये जो यहाँ पर हमने कंपाउंड लिखे हैं ये SN1 रिएक्शन को जो है परफॉर्म नहीं करते हैं। इस वजह से ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस करते हैं क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिया विनाइल हैलाइड, यहाँ पर हमने लिया एरियल हैलाइड, और यह है एक ब्रिज एल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये जो हेलोजन अटैच्ड है वो ब्रिज हेड कार्बन से अटैच्ड है। तो जब हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, इस तरह यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा इस कार्बन पर, इस तरह इस वाले कार्बन पर भी यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमने अभी देखा कि जो SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब हम यहाँ के वाले कार्बोकेटाइन को चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये एक अनसेचुरेटेड कार्बन है, ये जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, एक अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन है। और हम जानते हैं कि जो अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा ही नहीं। जिस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो भी एक पाई बॉन्ड के साथ, मतलब एक पाई बॉन्ड बना हुआ है उस कार्बन के ऊपर, यानी कि ये भी एक क्या है, अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, तो ये भी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन है वो अनसेचुरेटेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन है। यहाँ पर जो कार्बन क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है। और यहाँ पर जब हम इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, अब sp2 हो जाएगा। sp2 होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री के हो जाएंगे, और ये जो कार्बन होगा वो कौन सा शेप ले लेगा, प्लानर शेप ले लेगा। अगर ये जो कार्बन है वो प्लानर शेप ले लेता है तो ये जो रिंग होगी वो कोलेस्प हो जाएगी, टूट जाएगी, रिंग ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से ये जो कार्बोकेटाइन है वो भी हम फॉर्म नहीं करते SN1 रिएक्शन के अंदर। तो अगर विनाइल हैलाइड हो या एरियल हैलाइड हो या फिर ब्रिज हेड वाल कार्बन के साथ कोई हेलोजन अटैच्ड हो तो वहाँ पर हम
कौन सी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, SN1 रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं यहाँ पर। इस वजह से हम ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ब्रेड्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रूल दिया था कि कभी भी हम ब्रिजहेड कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेंगे तो वो रिंग जो होगी वो कोलेप्स हो जाएगी, टूट जाएगी। तो रिंग ही जब नहीं रहेगी तो फिर हम स्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम SN1 रिएक्शन की रेट को कंपेयर करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको यूज करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी को हम किससे चेक करते हैं, या तो सबसे पहले चेक करें उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। ऑक्टेट कंप्लीशन हम कैसे देखते हैं कि अगर कार्बोकेटाइन के पास कौन हो, नाइट्रोजन हो विद लोन पेयर या फिर ऑक्सीजन हो विद लोन पेयर, तो वहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कंप्लीट क्यों होता है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो जाता है, तो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास, वो इस कार्बोकेटाइन के वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, तो वहाँ पर जो है सभी का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से सबसे पास ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो ऑक्टेट कंप्लीट वाले स्पीसीज की होती है। उसके बाद हम किसके लिए चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए चेक करेंगे। जो कार्बोकेटाइन है वो किसके पास बन रहा है, या जिसके पास भी जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो जो पूरा कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस हो रहा है तो कितना रेजोनेंस हो रहा है, अगर एक ही पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है या 2 का हो रहा है या 3 का हो रहा है, तो जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो वहाँ पर रेजोनेंस की के थ्रू स्टेबिलिटी भी ज़्यादा उपलब्ध। नेक्स्ट हम किसके लिए चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन के लिए और इंडक्टिव इफेक्ट के लिए चेक करेंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में अंदर हमने ये लिखा है कि CH3 Cl है, यहाँ पर ये 2 कार्बन है, उसके बाद Cl है, यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और 5 कार्बन, यहाँ बीच वाले कार्बन से हमने हेलोजन को अटैच कर दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 और इस वाले कार्बन से हमने इसको हेलोजन को अटैच कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं और कार्बोकेटाइन बना देंगे। तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पर ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लेंगे। जब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। 3 कार्बन है और तीनों के पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब हम इस कार्बन को मूव करते हैं तो यहाँ पर ये वाला कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन हो गया। इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी इस वाले कार्बन से कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। जब हम इस पर मूव करते हैं तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर हमने लिख दिया 3 अल्फा हाइड्रोजन। जब हम इस वाले कार्बन पर मूव करते हैं तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इनकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू दे देंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर 9 है तो सबसे ज़्यादा किसके लिए हो जाएगा, डी के लिए 9 है, फिर C 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और फिर B यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और लास्ट में कौन हो जाएगा, A, जहाँ पर जो सबसे कम स्टेबल होगा कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग ले ली है और वहाँ पर हम क्या करें, ऊपर वाला जो हेलोजन वाला ग्रुप है वो तो सेम ही है। यहाँ पर भी आयोडीन है, CH2 के साथ आयोडीन है, यहाँ पर CH2 के साथ आयोडीन है, इस तरह यहाँ पर भी और इस तरह यहाँ पर भी CH2 के साथ आयोडीन हमने अटैच कर दिया है। लेकिन जो पैरा पोजीशन पर जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमने लिया NO2 को, यहाँ पर हमने लिया CH3 को, यहाँ पर हमने लिया OCH3 को और यहाँ पर हमने लिया NH2 को। तो जब हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे और कार्बन पर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देंगे, यानी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और कार्बोकेटाइन बना लेंगे। यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये कार्बोकेटाइन बना लेंगे। यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना लेंगे। तो सभी में के अंदर क्या है, CH2 के ऊपर भी ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी सेम CH2 के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो पैरा पोजीशन अटैच्ड ग्रुप है वो अलग अलग है, तो हम उनका नेचर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है NO2 है, NO2 के बारे में हम जानते हैं कि -m शो करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा शो करता है, माइनस वाला मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा और कार्बोकेटाइन को हाईली अनस्टेबल करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन को क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये उसको भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो ये जो NO2 हो जाएगा
यहाँ पर ये तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से यहाँ पर इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं CH3 क्या है, प्लस H शो करेगा, हाइपर कंजक्शन शो करेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसके पास। नेक्स्ट कौन हो गया, OCH3 है, तो यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर है, इस वजह से प्लस एम इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इस रिंग को, इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये प्लस एम के थ्रू दे रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस वाले पर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, इस वजह से ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, लोन पेयर प्रेजेंट है इस वजह से ये प्लस एम शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो प्लस लोन पेयर का हो रहा है, इस वजह से इसको हम प्लस एम बोल देंगे। ठीक है, तब जब हम इन चारों में चेक करते हैं तो जो यहाँ पर माइनस एम है तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो एक को मिलेगा सबसे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर देखो ये भी प्लस एम शो करा है, ये भी प्लस एम शो करा है, लेकिन जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के कंपेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा इजीली जो है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा कार्बोकेटाइन को, डी वाला, नाइट्रोजन वाला, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा सी, उसके बाद जो बी है वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी, उस लास्ट में सबसे कौन आ जाएगा, ए वाला, NO2 वाला ग्रुप, क्योंकि ये स्टेबल नहीं कर रहा है, इसको डिस्टेबल कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को प्लस इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर, बेंजीन के ऊपर हमने क्या किया, CH2Cl बना दिया, यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ से हमने एक हेलोजन को अटैच कर दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन के पास हमने क्या किया, हेलोजन को अटैच कर दिया, और एक कार्बन इधर अटैच कर दिया। यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में अटैच कर दिया, और यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ हमने क्या है, एक हेलोजन को अटैच कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को जनरेट करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, हेलोजन वाला, कार्बन हेलोजन वाला, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे, यहाँ पर ये कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे, क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर ये कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे, यहाँ पर ये कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। तो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये जो लोन पेयर वाली स्पीसीज के पास क्या बनाए, पॉजिटिव चार्ज बनाए, तो ये इजीली लोन पेयर को डोनेट कर देगा यहाँ पर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया डी। उसके बाद जब हम तीनों में चेक करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस होगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस तो कोई परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन ही होगा। यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ पर मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, यानी कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी लोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड का लोकलाइजेशन होगा, डी लोकलाइजेशन होगा, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड का हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इससे। तो यहाँ पर डी के बाद हमने क्या लिख दिया, ए को लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड का डी लोकलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद कौन हो जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड का डी लोकलाइजेशन हो रहा है, और लास्ट में कौन आ जाएगा, बी। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बना लिया है, ये एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ कौन अटैच है, क्लोरीन नहीं अटैच है, बेंजीन रिंग नहीं है, सॉरी। यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन है, उससे हमने क्या अटैच कर दिया, क्लोरीन को अटैच कर दिया। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को भी डाल दिया इसी के अंदर, और यहाँ पर जो है हमने नाइट्रोजन NH ग्रुप को अटैच कर दिया है, इस ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पर NH ग्रुप को लगा दिया है। अब हम इन तीनों में अगर चेक करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी ए तो हो जाएगा सबसे कम, ये को सबसे नीचे लिख दिया हमने, लास्ट में लिख दिया। अब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, और एक यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, तो किसके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, हम जानते हैं नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके लिए हो जाएगी, नाइट्रोजन वाले के लिए, यानी सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है, जब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है या ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो दोनों के कंपेयर में नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल हाइपर कंजुगेशन ही है,
ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन ही है। यहाँ पर 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इसके लिए सबसे कम हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर क्लोरीन को अटैच कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन की डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा और बिल्कुल क्लोरीन के अपोजिट ही क्या है, ऑक्सीजन को अटैच कर दिया है और डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्योंकि यही कार्बन जो है क्लोरीन से अटैच्ड था। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन जाएगा और यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो जब हम इनमें देखते हैं तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि तो डिस्टेंस बढ़ गई। अब बीच में देखिए sp3 कार्बन आ गया, यहाँ पर और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई, 2 sp3 कार्बन आ गए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो किसकी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने आगे लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बोकेटायन को पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है +m इफेक्ट लग जाएगा। +m के थ्रू क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो कौन सा इफेक्ट भी शो करता है, -i इफेक्ट भी शो करता है। तो यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन है ये भी -i इफेक्ट शो करेगा, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो जो है एक कार्बन को छोड़ के यहाँ पर अटैच किया हुआ है। कार्बोकेटायन के कंपेयर में अगर हम देखें तो कार्बोकेटायन के बाद क्या, एक कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पर कार्बोकेटायन के बाद 2 कार्बन अटैच है, उसके बाद ऑक्सीजन ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है -i की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर 2 कार्बन बाद है, अब ऑक्सीजन ग्रुप जो यहाँ पर जो -i का इफेक्ट होगा वो कम होगा इस कंपेरेटिवली दिस वन। तो हम जानते हैं कि -i क्या करता है, कार्बोकेटायन को डिस्टेबल करेगा। तो सबसे कम तो किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो पास में ही है। तो सबसे पहले ए, फिर सी, फिर बी हो जाएगा। यहाँ तो ये बात क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग रिंग गिवन है तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 कार्बन की रिंग है, उसमें एक डबल बॉन्ड है और वहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच्ड है, यानी हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर 4 कार्बन की रिंग है और वहाँ पर क्या है, ब्रोमीन अटैच्ड है। यहाँ 5 कार्बन की रिंग है, वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और इस वाले कार्बन से एक ब्रोमीन अटैच्ड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ये कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होने पर यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना तो ये यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पर सिर्फ जो स्टेबिलिटी होगी वो किसके थ्रू मिलेगी, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू मिलेगी। और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के थ्रू मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते क्या हो जाता है, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। इस वजह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन हो जाएगा, जो एरोमेटिक है, ए वाला हो गया। उसके बाद बी वाला हो जाएगा जो नॉन एरोमेटिक है। और सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। आई होप आपको ये वीडियो समझने में आया होगा। और यहाँ से जब आप इन सभी एग्जाम्पल को एक बार और रिवीजन करोगे तो आपको SN1 रिएक्शन एकदम क्लियरली समझने में आ जाएगी और आपका एग्जाम में किसी तरह कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा रिगार्डिंग SN1 रिएक्शन। ओके, थैंक यू।